दोस्तों, एक घर में शादी होने वाली थी, यानी कि एक लड़की की बारात आने वाली थी। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीजे शहनाइयाँ बज रही हैं और बस चारों तरफ खुशी का माहौल है। और दोस्तों, देखते देखते अब वहाँ पर उस लड़की की बारात आ जाती है। और बारात आने के साथ ही बहुत सारा जो नाचना गाना है, बाराती जिस प्रकार से खुशियाँ मनाते हैं, वो पूरा माहौल बना हुआ है। और अब दूल्हे राजा आ जाते हैं अब मंडप में। अब मंडप में उन लड़का और लड़की की शादी और उनके फेरे जो होने वाले हैं, उनका कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है। अब सभी लोग जो वहां पर मौजूद हैं, वो उस लड़की के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह लड़की करीब 15 मिनट तक नहीं आती है। वहां पर मौजूद पंडित जी कहते हैं कि भाई, अब लड़की को लाइए, फेरों का समय निकला जा रहा है। अब इस बात को सुनकर अब उस लड़की की जो माँ होती हैं, वो जाती हैं सीधी उस लड़की के कमरे में। वो जाकर वहां देखती हैं कि वह लड़की तो कमरे में मौजूद ही नहीं है। आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ? इस बात को सोचकर वह महिला अब चारों तरफ पूरे घर में उस लड़की को पुकार रही हैं और आवाज दे रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन उसको कहीं भी वह लड़की नहीं मिलती है। उस लड़की के ना मिलने पर अब वह महिला अपने पति के पास जाती है और उनके कान में यह बात कहती है कि यह लड़की घर में मौजूद नहीं है। अब इस बात को सुनकर उस लड़की के पिता भी उस पूरे घर में ढूंढते हैं अपनी लड़की को, लेकिन उनकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती है। करीब 1 घंटा ढूंढने के बाद वहां पर उस लड़की के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिलती है और ना ही कोई जान पाता है कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह लड़की वहां पर आए और उसके साथ उस लड़के की शादी हो। लेकिन दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद उस लड़की के पिता अब उस मंडप में आते हैं और उस लड़के के पिता यानी कि दूल्हे के पिता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो अब करें तो क्या करें, वो बहुत बुरे फंस गए हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब इस बात को सुनकर उस लड़के के पिता कहते हैं कि भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो यहाँ पर वह लड़की का पिता कहता है कि वह लड़की घर में मौजूद ही नहीं है। जब तक वह लड़की कपड़े वगैरह पहन रही थी, तब तक तो वो घर में थी। हम सब लोग इसी इंतजार में थे कि इतने में लड़की तैयार होती है, इतने हम लोग बारात जो चढ़ रही थी उसको देखने में मशगूल हो जाते हैं। सभी लड़कियां, औरतें सब बारात को चढ़ते हुए देख रही थी, लेकिन किसी ने भी गौर नहीं करी उस लड़की के बारे में। और वह लड़की पता नहीं कहाँ पर लापता हो गई है। हमारे लाख ढूंढने पर, हर जगह फोन करने के बावजूद हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप अपनी बारात को वापस ले जाइए। जैसे ही इस बात को वह दूल्हा सुनता है तो वह बिल्कुल सन्न रह जाता है, सूख जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। और वह करे तो क्या करे? वह इस बात से और ज्यादा हैरान होता है कि जिस लड़की के साथ वह यह शादी रचाने आया था, वह लड़की तो उसकी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और बहुत अच्छे प्यार में थे और दोनों फोन पे घंटों घंटों बात किया करते थे। लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात के बारे में बताया ही नहीं कि वह इस टाइम पर उसको धोखा देकर जाएगी। और वह लड़का जिस प्रकार से सन्न रह गया है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। एक खुशियों के माहौल में अचानक ढोलों का बजना, शहनाई चुपचाप, डीजे वगैरह सब बंद हो जाते हैं और बस वहां पर शुरू होता है एक हंगामा। यानी कि अब सभी बाराती अब उन लड़की पक्ष वालों के साथ झगड़ा करने में उतारू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर हम लोगों के साथ यह घिनौनी हरकत करी है। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा और हम लोग आपको जरूर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर उस लड़की का पिता बार बार कह रहा है कि उसके साथ कुछ भी कर लो, भले ही उसे जान से मार दो, वह इस बात के लिए उफ तक नहीं करेगा। लेकिन वह अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ आप शादी करने के लिए यहाँ आए थे, वह लड़की ही घर में मौजूद नहीं है। इस बात को सुनते हुए अब उस दूल्हे के पिता कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। और बस अब वो अपने बेटे को इशारा करते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा, घर वापस चलते हैं, जाना तो हमें खाली हाथ ही है। अब इस बात को सुनकर वह लड़का खड़ा होता है और बस अपने सर से
उस सेहरे को हटाते हुए वहीं पर कसम खाता है कि वह उस लड़की को अवश्य देख लेगा एक ना एक दिन। वह उस लड़की को ऐसा मजा चखाएगा, शायद वह लड़की इस बात को जिंदगी भर के लिए जब तक वह जीवित है याद कर करके रोएगी। वह लड़का अब वहां से वापस अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, वह लड़की क्यों घर से गायब हुई और कैसे वह लड़का अपनी इस कसम को पूरा करता है और कैसे उन लोगों को इतनी भारी बेइज्जती महसूस करनी पड़ी। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। और आज दोस्तों बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हमें कमरे के अंदर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों, आपको हो रही असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, मेरा हौसला बनाए रखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, यह कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह कहानी है उस लड़के की जो रहने वाला होता है आगरा का। और आगरा का रहने वाला वह लड़का जिनका नाम सत्येंद्र होता है। सत्येंद्र जिस लड़की को ब्याहने के लिए जाता है पड़ोसी ही शहर में, जो कि एक छोटा कस्बा है, वहां पर जब वह लड़की जिनका नाम रश्मि है उसको इस प्रकार से धोखा देकर चली जाती है, तो वह लड़का सत्येंद्र बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है उन सभी पलों का कि कब उसके मामा जी उस लड़की का रिश्ता लेकर आए थे उसके घर, और जब उसके फोटोग्राफ और जब वो लोग उस लड़की को देखने गए और कब उसकी सगाई हुई और कब उनके शादी की तारीख तय हुई, वो सभी कहानियाँ उस लड़के सत्येंद्र की आंखों में एक फिल्म की तरह चल रहे थे। अब सत्येंद्र का जो दिल है वो बहुत ही बुरी तरह से टूट गया है। वह करे तो क्या करे, लेकिन अचानक ही उसके शरीर में एक अजीब सा गुस्सा खड़ा होता है और इसी गुस्से के तहत वह एक ऐसा अहम फैसला लेता है कि वह अब उस लड़की रश्मि को एक ना एक दिन मजा अवश्य चखाएगा। और बस वह अपने घर आ जाता है और अपने घर आकर वह अब उस निर्णय पर आगे बढ़ता है और वह अब अपने सभी यार दोस्तों, सभी लोगों से अपने संपर्क धीरे धीरे ख़त्म करता है। और तो और वह अपने हाथ में जो चलाए जाने वाला जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी त्याग देता है। वह अब पढ़ाई में लग जाता है और वह अब एक सरकारी अफसर बनना चाहता है, इतना बड़ा अफसर कि अब वह उस लड़की को मजा चखाएगा। बस उसके दिमाग में इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। अब वह एक कोचिंग को ज्वाइन करता है और उस कोचिंग में लगातार पढ़ाई कर रहा है। उसकी पढ़ाई को देखकर उसके माता पिता कई बार परेशान होते हैं और वह कहते हैं कि बेटा सत्येंद्र इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सत्येंद्र है वह कहता है कि नहीं पिताजी, मैं अब अपनी बात को खड़ा करके ही दम लूंगा। और दोस्तों, देखते देखते यहाँ पर सत्येंद्र करीब 1 साल गंवा देता है उस कोचिंग में अपनी तैयारी में। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छा रिजल्ट तो तब आता है जब वह एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम को पास कर जाता है बहुत ही अच्छे अंकों से। दोस्तों, जब उस लड़के सत्येंद्र को एक पद मिलता है एसडीएम का, तो चारों तरफ खुशियों का माहौल है। लेकिन सत्येंद्र के दिमाग में तो सिर्फ एक ही प्रण है, वह प्रण है उस लड़की जिनका नाम रश्मि है उनको मजा चखाने का। और बस सत्येंद्र की जो ड्यूटी होती है वह ड्यूटी लग जाती है कानपुर में। अब सत्येंद्र कानपुर के एसडीएम बन जाते हैं और वहाँ पर अपने पदभार को संभालते हुए अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे होते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति यहाँ पर सत्येंद्र से कहता है कि एसडीएम साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ और हमारा जो कार्यालय है रेलवे का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और इस घोटाले में करोड़ों रुपए का घपला है और इस घोटाले को करने वाली कोई और नहीं, एक महिला है। अब एसडीएम सत्येंद्र उस युवक से पूछते हैं कि वह महिला कौन है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अब वह युवक अपना फ़ोन उठाकर दिखाता है उस फोटो को, उन महिला अधिकारी के फोटो को, जो कि एक रेलवे की कर्मचारी होती हैं। यहाँ पर एसडीएम सत्येंद्र देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि यह कोई और नहीं, यह तो वही लड़की है रश्मि, जो कि उसको शादी के इन मौके पर धोखा देकर भाग खड़ी हुई थी। और वह अब इतना घिनौना कार्य करती है कि रेलवे की कर्मचारी होने के बावजूद करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही है और देश को धोखा दे रही है। इस बात को सही ढंग से समझते हुए अब एसडीएम सत्येंद्र एक संज्ञान लेते हैं और उस संज्ञान पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं।
एसडीएम सत्येंद्र उस युवक से कुछ अहम सबूत भी ले लेते हैं और उन सबूतों को अपने पास रखते हैं और बस अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और अपनी टीम को लेकर सीधे जा पहुंचते हैं उन रश्मि के घर पर, जो कि रेलवे की वे महिला अधिकारी होती हैं। अब यहाँ पर सत्येंद्र जब उनके घर में जाते हैं और छापेमारी करते हैं तो उनके परिजन अब उस महिला अधिकारी, जो कि रेलवे के अधिकारी हैं, उस लड़की रश्मि के पास फोन करते हैं और रश्मि को अब घर बुलाया जाता है। यहाँ पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी के दौरान बहुत सारी चीज़ों को, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह को जब्त किया जाता है। जब उस लड़की रश्मि से मोबाइल मांगा जाता है तो वह रश्मि कहती है कि सत्येंद्र तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एसडीएम सत्येंद्र उस लड़की रश्मि को डांट लगाते हुए कहते हैं कि सावधान लड़की, मैं यहाँ पर एसडीएम हूँ और मुझे मेरे पद के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। तुम्हारा कोई हक नहीं है जो तुम मुझे सत्येंद्र कह सको। अब इस बात को वह लड़की सुनते ही एकदम चौंक जाती है। वह फिर दोबारा से कहती है कि एसडीएम साहब, ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप लोग ये छापेमारी कर रही हो। अब इस बात को सुनते हुए सत्येंद्र कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो तुम्हारे खिलाफ सूचना मिली है हमें उस पर कार्रवाई तो अवश्य करनी ही है, तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तुम चुपचाप देखते रहो। दोस्तों, यहाँ पर जो एसडीएम सत्येंद्र हैं रश्मि के घर से मुख्य मुख्य कागजातों को ले जाते हैं, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह को भी अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर उस लड़की रश्मि के खिलाफ एक तहरीर भी दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है और उनसे लगातार पूछताछ करने के लिए लगातार उनको एसडीएम ऑफिस बुलाया जाता है। और दोस्तों, जब एसडीएम सत्येंद्र रश्मि को अपने एसडीएम ऑफिस बुलाते हैं तो यहाँ पर रश्मि से की जा रही पूछताछ के दौरान इस बात का पता चलता है कि उस रात जब वह अपनी शादी से भागी थी तो उसको उसी वक्त यह पता चला था कि उसका सिलेक्शन हो गया है रेलवे में। अब उस लड़की रश्मि का जो भारतीय रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, कहीं इस शादी होने की वजह से वह इस नौकरी से हाथ ना धो बैठे, इसीलिए उसने शादी ना करने का फैसला लिया और बस उस रात चुपचाप कपड़े बदलकर उस घर से 9-2-11 हो गई। दोस्तों, एसडीएम सत्येंद्र अब उस लड़की रश्मि से ढेरों पूछताछ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका वह लड़की रश्मि सही से जवाब नहीं दे पाती और कहते हैं सत्येंद्र कि तुम रश्मि अब बहुत अंदर जाओगी और तुमको मजा तो तब आएगा जब तुम जेल की हवा खाओगी। यहाँ पर वह लड़की रश्मि बार बार कहती है कि सत्येंद्र, आप तो मुझे जानते हो, पहचानते हो, अरे आप तो मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर एसडीएम साहब उसको फिर दोबारा डांट लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे एसडीएम साहब कहिए, आप मेरे नाम लेने का अधिकार खो चुके हैं और तुम किसी भी तरीके से मेरा नाम नहीं ले सकती हो। इस बात को सुनकर रश्मि चुप हो जाती है और वह कहे तो क्या कहे। दोस्तों, अब जो सरकारी कार्रवाई होती है उसी के मुताबिक बार बार उस लड़की रश्मि को चक्कर काटने पड़ रहे होते हैं एसडीएम साहब की कार्यालय के, और इन चक्करों को काटने में वह जो लड़की होती है यानी कि रश्मि होती है उसकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब। अब वह ना तो ठीक ढंग से बोल पा रही होती है ना ही चल पा रही होती है। एक दिन जब रश्मि के माता पिता उस लड़की रश्मि को बहुत बिगड़ी हालत में एसडीएम ऑफिस के बुलावे पर जब एसडीएम ऑफिस लेकर पहुंचते हैं तो उसकी हालत को देखकर खुद एसडीएम साहब भी चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि इस लड़की को हुआ क्या है। तो यहाँ पर रश्मि के माता पिता भी हाथ जोड़कर एसडीएम साहब के सामने विनती करते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और इस लड़की से भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब इस लड़की ने इस बात पर फैसला लिया है कि वह अब रेलवे की नौकरी ही नहीं करेगी। वह लड़की रश्मि तो सिर्फ यही चाहती है कि वह तो शांति से जीवन जी ले, उसके लिए तो सिर्फ यही है, बाहर में जाए ऐसी नौकरी, बाहर में जाए ऐसी जिंदगी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और दिन रात वह लड़की रश्मि इसी बात को सोचती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। अब एसडीएम साहब सत्येंद्र को थोड़ा तरस आता है उस लड़की रश्मि पर। रश्मि को होश में लाया जाता है और रश्मि से जब पूछा जाता है तो रश्मि उनके सामने हाथ जोड़कर बिलख रही होती है और कह रही होती है कि साहब, उसने 1 रुपये की भी घूस नहीं ली है। वो लोग तो वाकई में बहुत गंदे हैं जिन लोगों ने मुझे इस जंजाल में फंसा दिया।
मेरा नाम ले लिया और मैं तो बहुत बुरी और गलत तरीके से फंस गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे पास मुझे जेल में अंदर कराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन मैं तुमसे बार बार विनती करती हूँ कि एक बार तो हर किसी को क्षमा कर देने का नियम होता है। मैं तुमसे बार बार विनती करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और बस मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी टूटे फूटे तरीके से जी लूँगी। दोस्तों, सत्येंद्र अब उस रश्मि की बातों को सुनते हैं और उस पर तरस खाते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा जीवन सही किए देता हूँ। और फिर यहाँ पर एसडीएम साहब सत्येंद्र अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की रश्मि को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। रश्मि, जो कि पिछले 3 सालों से लगातार उस एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुकी थी, वह रश्मि अब जब एसडीएम साहब द्वारा उस मामले में क्लीन चिट मिल जाती है, तब जाकर वह रश्मि चैन की सांस लेती है। और दोस्तों, एक दिन वह रश्मि फ़ोन करती है एसडीएम सत्येंद्र के पास और कहती है कि सत्येंद्र, मुझे तुमसे कुछ बेहद ज़रूरी बातें करनी है। तो सत्येंद्र उस लड़की रश्मि से कहते हैं कि बोलो ना, क्या बात करनी है, तुम जगह बताओ, मैं आ जाता हूँ और तुम बात कर लेना। वह लड़की रश्मि अब उस सत्येंद्र को उस पार्क का नाम बताती है और फिर वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में वह लड़की रश्मि हाथ जोड़कर पैर पकड़कर हर प्रकार से उस एसडीएम साहब सत्येंद्र से विनती करती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने जीवन में बहुत बड़ी भूल करी और इसी भूल के चलते उसको यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उसकी एक अंतिम इच्छा है, उसको पूरा कर दीजिए। वह अब सत्येंद्र से कहती है कि सत्येंद्र, मैंने तो बस तुमसे ही प्यार किया और तुमसे ही प्यार हमेशा करती रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारी पत्नी बनूं या ना बनूं। लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार आदमी हो और इतने उच्च पद पर पहुंच गए हो। मैं तुम्हारी समझ को प्रणाम करती हूँ और तुमसे कहती हूँ कि मुझको फिर से अपना लीजिए। मैं तुम्हारी वही रश्मि बनकर रहूंगी और वो उसी प्रकार से तुम्हारी सेवा करूंगी जिस प्रकार से हमने शादी से पहले सपने जोड़े थे और हमने प्यार भरी बातें करी थी। रश्मि के इस प्रकार की बातों से जो वह लड़का सत्येंद्र होता है, उसका हृदय पसीज जाता है और वह अब उस लड़की रश्मि को अपने सीने से लगाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं रश्मि, मैंने तुम्हें माफ़ किया और बस अब मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम अब जिस प्रकार से मुझसे पहले शादी करना चाह रही थी, अब तुम दोबारा से मुझसे इसी प्रकार से शादी करना, ताकि मैं अपने समाज में हो चुकी बदनामी को साफ कर सकूं। और दोस्तों, फिर अगले कुछ महीनों में ही सत्येंद्र और रश्मि की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। उस शादी में वो सभी लोग मौजूद होते हैं जो उस सत्येंद्र की बिगड़ी हुई शादी में मौजूद थे। दोस्तों, इस प्रकार से एक युवक जो कि अपनी शादी के दिन इतना बड़ा धोखा खाता है, वह फिर अभी उस समय लिए गए गुस्से में जो निर्णय था, कठिन जो प्रण था, उसको पूरा करता है और एसडीएम बनता है। और फिर उस लड़की को नीचा दिखाते हुए बताता है कि देखो, सरकारी नौकरी तो इस प्रकार से की जाती है, लेकिन तुम तो पता नहीं किस मानसिकता की लड़की हो। और सत्येंद्र फिर और सत्येंद्र फिर उस लड़की रश्मि को माफ भी कर देते हैं और फिर उसी लड़की से शादी रचाते हैं। कितना अच्छा उन्होंने यह उदाहरण दिया कि आदमी अगर कठोर बनता है तो वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, लेकिन यदि वह पसीजता भी है तो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना बना लेता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके दिमाग में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे फिर वही एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अच्छी स्टोरी जिससे आपका अच्छा मनोरंजन हो और नई समाज में सीख मिले। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।